हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। नमस्ते। और शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को, नासा रोग। ठीक है, शालक के सब्जेक्ट का ये जो सिलेबस टू सिलेबस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है एज अ आंसर वाइज, यहाँ पे जो आपको स्लाइड मिल रही है उसमें आज का टॉपिक है नासा रोग। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आगे ये वीडियो और भी आपके काम की होती जाए। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे नासा रोग की। तो नासा रोग को पहले हम जान लें कि होता कैसे है, इसकी संप्राप्ति यानी डायग्नोसिस जो बनाई जाती है वो कैसे है। आयुर्वेद के हम अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न को ज़्यादा यहाँ पे मिलाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी एज अ कंपेयर करके उनके सिम्टम यानी लक्षणों को लेकर के हम यहाँ पे उन नामों को ज़रूर मेंशन करेंगे। तो टॉपिक को जब आप शुरू करते हो तो ये सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के अकॉर्डिंग ये पूरा आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ पे पहले जब अंबिका दत्त शास्त्री की जो आपको बुक्स मिलती हैं तो वहाँ पे संहिता में कैसे एक एक्सप्लेनेशन में ही विमर्श में दिया गया वाग्भट के अनुसार। तो अवश्य अनिल रजो भाष्यति स्व राजगृह, यानी यहाँ पे हमें ये बताना है कि ओस में रहना, बर्फीली हवाओं में घूमना, अति धूल यानी बहुत ज़्यादा धूल, रजकण यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनकी बात कही गई है। और वायुमंडल में जब ऐसे काम करे जहाँ पे बहुत धूम हो, बहुत ज़्यादा बोलने से भी हमें नासा रोग होता है। दिवा स्वप्न, यहाँ पे दिवा स्वप्न की बात की गई है। तो दिवा स्वप्न, तो इन 4 पॉइंटों को पहली लाइन में ख़त्म करता है। फिर नीच उतिच उपाधानीन पितेननेन पारणा अत्यंबुपानस रमण छर्दी बाष्प विनिग्रहात कृता वात उल्वण दोषा नसाया स्थान्यता गता। देखो श्लोक इतना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है उनके लिए, जिन्हें याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं होता है वो हिंदी के इसके पूरे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देखें। मैंने यहाँ याद हो जाए इसलिए ये पॉइंट लेते हुए देखो ये बताया कि जब हम नासा रोगों को देखते हैं तो नासा रोगों में कैसे होता है। बहुत ठंडी हवाओं को जब हम ज़्यादा लेते हैं नाक से, क्योंकि नाक से जब हम श्वास को निश्वास और श्वास ये 2 प्रोसेस एक्सलेशन इनहेलेशन करते हैं तो उसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस में जो आपकी ब्रीथिंग की प्रोसेस है वहाँ पे परेशानी होती है, क्योंकि ठंडी बहुत शीत हुई, बहुत उष्ण हुई, इन जो वायु होती है वो प्रकोप करती है दोषों को। हम बर्फीली हवाओं में जाते हैं, वहाँ बर्फीली हवाओं में जब किसी यात्रा के या प्रवास करते हैं इधर तो भी हम नाक के से जो सांस लेते हैं उसमें दोषों का प्रकोप नहीं होता है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है वो दूषित होती है या फिर वो प्रकोपित होती है, उसको वहाँ पे प्रभाव पड़ता है। गलत तरीके से पानी पीने से भी, कभी कभी पानी पीते हैं तो यहाँ पे देखो सिंपल बिल्कुल जैसे डेली लाइफ स्टाइल होती है वैसे समझते जाओ कि नाक में हमें किन किन चीज़ों से परेशानी होती है। तो सोचना नहीं, लर्न करने की पॉइंट नहीं होंगे, बल्कि समझने की बात है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। स्टडी को बिल्कुल नॉर्मल पढ़ो, बिल्कुल ऐसे जैसा आपका डेली रूटीन में देखते हो, तब जाके आप चीज़ों को लिखते जाओगे, बर्डन नहीं समझोगे। जब हम सोते हैं तो सोते वक्त भी हम अपनी नाक को, सिर को, इन जो बातों को, इसको गलत तरीके से जब तकिए का यूज़ करते हैं वहाँ पे भी हमें ये परेशानी होती है। तो इन्हीं शब्दों में इनको हम कैसे पिरो करके बोलते हैं। ठीक है, श्लोक में भी यही बातें कही गई। तो शब्दों में देखो, मैं रीड करूँगी तो वही बातें हैं, तो समझा दिया है, इस चित्र से इजी कर दिया है। अब आप इन पॉइंट को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्लाइड आपको मिल जाएगी, स्लाइड के लिए कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर प्रोवाइड है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके पीडीएफ कैसे ले सकते हैं आप जान जाएंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। तो हमने बता दिया कि तेज़ हवा से, गलत तरीके से सोने से, दिन में ज़्यादा सोने से भी होता है, तकिए को नीचे रखने से भी होता है, धूल और कण इन वायुमंडल में जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है उसकी वजह से भी हमें नासा रोग होते हैं। जब हम गलत जगह से प्रवास करते हैं, ठंडी या गर्म जगह हों, ज़्यादा गलत तरीके से पानी पीने से, स्थिर संभोग से भी ज़्यादा अधिक जब हम ऐसी कंडीशन में भी नासा रोग होने की चांसेस बताए गए हैं शास्त्रों में। वमन यानी उल्टियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा आंसू के वेग को जब हम रोकते हैं, ठीक, जब ये वमन हो यानी हमें बहुत वॉमिटिंग फील हो रही हो, उससे हम रोक लेते तो भी हमें नाक में कभी कभी तीक्ष्ण चढ़ रहा, ऐसा कहते कि ऐसा लग रहा है नाक में बहुत सी पीत सी चढ़ गई है। तो इन सब चीज़ों से भी हम दोषों को भयंकर रूप से प्रकोपित हो जाता है इससे। जब हम वेगों को, तो अधारणी वेगों को भी धारण करने से हमें नासा रोग उत्पन्न होता है।
तो जब ये सब संचित होते हैं तो हमें नासा रोग होता है। अब मेन चलते हैं 31 नासा रोग वो कौन कौन से हैं। देखो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने एक स्लाइड में आपको नासा रोगों के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया। ट्रिक है, प्रीवियस वीडियो जाके चेक करो। यहाँ पे इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, धीरे धीरे मैं पॉइंट पे आ रही हूँ। तो 31 नासा रोगों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अपीनस, पुत्तिनस, नासापाक, शोणित, पित्त, शुपुई शोणित, ठीक, छवथु, भ्रांशथु, दीप्त, नासा अनाह, नासा परिशा और नासा शोष। उसके बाद आपके आते 4 नासा अर्श, 4 नासा शोभ, 7 नासा अर्बुद और 5 प्रतिशा। ट्रिक वाइज मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से इसको याद करवा दिया है, वहाँ जाके ज़रूर देखना। वाघ भट्ट का अलग संख्या है और 18 बताया उन्होंने, बाकी इनकी 31। तो हमारे सिलेबस में यही 31 नासा रोग आते हैं। बहुत फास्ट मैं इसलिए स्लाइड करती हूँ क्योंकि स्लाइड आपको मिल जाएगी। बाकी ये जो है 31 नासा रोग आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो जाकर के इसे ट्रिक से याद कर लेना। अब हम चलते हैं पहले नासा रोग पे, अपीनस, ठीक। हमने यहाँ पे देखो कोरिलेट कर दिया एट्रोपिक रेनाइटिस, ठीक। तो यहाँ पे जब अपीनस पढ़ते हो तो सुश्रुत की जो उत्तर तंत्र है संहिता में, वहाँ पे आपको अध्याय 22 में ये मिल जाएगा, ठीक है। अनाहते यस्य विभूतते च प्रकृदते शुष्यन्ति चापि नासा न वेति यो गंधारशं च चतुर्दुष्टता व्यवस्थिते उत्तम पीनस अपीनसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी वात द्वारा जो कफ होती है उसको शोषित कर ले, ठीक, जिससे क्या होती है, अवरुद्ध होने लगती है। जो हमारी नासा में वात जो कफ को अवशोषित कर हो जाए तो अवरुद्ध करती है क्या, पित्त भी अधिक हो गई तो नासा से धुआं सा, गर्मी सी, धुआं नहीं यानी कि बिल्कुल धुआं छूट रहा है, गर्मी सी, भाप सी आने लगती है। नासा में कफ भी अधिक होने से प्रक्लेद यानी बहुत ज़्यादा भारी वसा सांद्र जो द्रव्य बन जाता है। तो ये सब क्या होता है, पित्त के प्रकोप से सूख सा जाता है नाक में। जब नाक में वात द्वारा कफ शोषित हो गया तो वहाँ भी कफ अवरुद्ध हो चुका है, यानी जो म्यूकस था वो सूखते गया, पित्त के प्रभाव से भी सूख गया, कफ प्रक्लेद युक्त हो गया, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, हमें हमारी नाक में जो गंध आती, जो हम स्मेल की पावर सेंसरी थी, वो चीज़ें अब नहीं मिल रही हैं। तो अब पीनस में एट्रोपिक रेनाइटिस में यही हम देते हैं कि नासा जो है ना वो कोई स्मेल को ले रही है ना हमें कुछ समझ में आ रहा है, गंध अज्ञान में चला जाता है, मतलब हमें नहीं पता चलता है कि ये कैसा है, बहुत तीक्ष्ण है कि खुशबू है कि बदबू है, ये हम भूल गए। अब हमें नाक ये सेंसरी वर्क अपना करना बंद कर दी। तो इस कंडीशन में, इस दोष में हम कहते हैं कि नासा रोग आरंभ हो गया। हम नाक के लिए तब परेशान होना, जैसे कोरोना में भी ये चीज़ें हो रही हैं कि स्मेल आना बंद हो जा रही है, ठीक। वो भी क्या है, क्योंकि गले और नाक को इन्फेक्टेड एक वो मार्ग है, नासा मार्ग है इस टाइम कोरोना वायरस के लिए। तो इसलिए वहाँ पे भी हमें नाक और कान का, नाक और गले का यहाँ इन्फेक्शन स्टार्ट कर रहा है, उसमें भी स्मेल जाती है, ठीक। तो हम आगे चलें तो ये देखो, तो ऐसे क्या होता है, क्योंकि नाक में हमें अवरुद्ध हो गया, कोई स्मेल नहीं मिलती, तो जो जिहा है, गला है, उत्तर जो रसवान ज्ञान वाहियाँ है, श्रोत्रस नाड़ियाँ, वो सभी दूषित हो जाती हैं। तो हमें मधुर, अम्ल, रस इन किसी का भी ज्ञान नहीं होता है। तो समझ गए, रेनाइटिस भी यानी ENT इस टाइम इन्वॉल्व हो रही है ना वायरस के इंक्लूड में, इसीलिए क्योंकि इसमें भी नाक, कान, गला ये सब इन्फेक्टेड हो, क्योंकि ये मार्ग है जहाँ से प्रवेश कर रहा है, जहाँ से एंट्री हो रही है वायरस की। तो इसमें क्या, यहाँ पे जो हम अपीनस पढ़ रहे हैं, वहाँ रेनाइटिस में यही चीज़ है कि हमें ना स्वाद मिल रहा है और ना ही सुगंध मिल रही है, ये दोनों चीज़ अब्सेंस हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अपीनस रोग। देखो मैंने स्लाइड में अपीनस रोग को पूरा एक्सप्लेन ढंग से किया, पूरा अच्छे से और डिटेल की तरह बोला है। इसके बाद सारी स्लाइडें बहुत छोटी हैं, टू दी पॉइंट चली जाएंगी। एक आप कंप्लीट समझ लो तो वो कोरिलेट होता चला जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है कि वात और कफ को दूषित करने से ये रोग जो है प्रतिशाय के जैसा लक्षण देता है। प्रतिशाय में भी जो रेनाइटिस होता है इसमें यही होता है। तो एट्रोपिक रेनाइटिस में हम क्या देख रहे हैं, यही कि वात द्वारा कफ शोषित हुआ, तो जिससे कि
अवरुद्धता उत्पन्न हो जाती है। पित्त बढ़ जाता है इसलिए उसमें गर्माहट सी भाप सी निकलने लगती है। कफ बढ़ जाता है इसलिए प्रक्लेद युक्त उसमें पित्त से सूखता हुआ नासा आबद्ध हो जाती है। यानी कफ की अधिकता होने पर प्रक्लेद युक्त सा पित्त प्रकोप से सूखी हुई जो नासा है वो गंध को अब नहीं समझ पा रही है, तो हमें नासा रोग आरंभ यानी नासा रोग हो गया, ये समझ लेना चाहिए। ठीक है। अब ये जो नासा रोग आरंभ हुई है वो जीहा को और रस ज्ञानवाही स्रोतों को दूषित करने लगती है, और अब हमें कोई भी रस ज्ञान नहीं मिलता है, किसी भी रस का नहीं पता चलता। तो उस व्यक्ति को अपीनस, ठीक है, उस व्यक्ति को अपीनस रोग कहते हैं। बहुत आराम से मैंने ये चीज़ें कंप्लीट करी है, जैसे कि आप एक तो समझ लो कि इसमें बात पे जो कफ और पित्त है वो किस तरीके से पूरा अवरुद्ध कर रहा है और किस तरीके से वो सुखा करके ज्ञान को आबद्ध कर दे रहा है, यानी उसका संबंध खत्म हो रहा है। तो आगे चलें तो हम ये समझ गए कि जैसे प्रतिशाय के लक्षण होते हैं यानी रेनाइटिस के लक्षण होते हैं, वही है अपीनस के लक्षण, तो हमें कोरिलेट करने को भी मिलता है। दूसरा आता है टॉपिक पुतिनस। बोर मत होना, टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं और कंप्लीट करने में कम से कम आपको कोई बड़ा आंसर लिखने में 10 मिनट 15 मिनट लगता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक बार समझ लो। पुतिनस से चलते हैं तो विदग्ध यानी जब पित्त और श्लेष्मा, ठीक, पित्त जो है वो विदग्ध हो जाए, उसमें जो कफ है ये यानी वो गर्माहट, तो लवण और अम्ल रस के विरुद्ध पाक पुति होने से पुतिभाव। देखो यहाँ पे बस इतना समझना है कि पित्त और कफ ये क्या करते हैं हमारी पुति का मैंने पहले भी बताया पस जैसा, तो कोई शांद्र द्रव्य होता है उनके साथ गले में और तालू में समावित हो जाते हैं, यानी एक गाढ़ा सा पदार्थ ऐसा आपको महसूस होने लगता है, और इसकी वजह से क्या होता है एक पाक यानी कोई लेने ही नहीं आया मुझे, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, भड़बड़ कर दिए, अभी काट दिए हैं। अब तुम लोग कैसे शांति से या तो छत पे भाग जाओ थोड़ी देर, जाओ। हाँ तब तक हम ये वीडियो कंप्लीट करते। हल्का सा पानी नहीं, कहीं जाओ नहीं, हम अकेले हैं। जा करके वो ले लो बाल्टी छोटी वाली और मग्गा ले लो और उसमें वहाँ पे डाल दो छत पे। छाता क्या जरूरत है, उड़ जाओगी। क्या छत पे जाओ, बाहर से बंद कर देना, आना तो आराम से खोल देना, बाहर से बंद मत कर देना। पानी डाल दो उसमें डाल दो बड़ा पानी। तो ऐसा है कि जब नासिका में जो संघटक मर्म होती है वो दूषित होती है। कैसे? जब वो बाहरी कारणों से आहार विहार जो होती है आगंतुक कारणों से दूषित हो जाए, तो यहाँ पे कफ को अनुगामी करके बार बार जैसे छींक आती है तो एक शब्द उत्पन्न करती है छींक में, तो यानी उसी को क्या गया है दोषजन छौथु। ठीक है, और यही जब ऐसा कहा गया कि जो तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं उनके उपयोग करने लगे, और उनकी वजह से जैसे हम जैसे मरीच का पाउडर सूंघ लेते हैं उससे छींक आ जाती है, या फिर धूप में जाने से कई लोगों को एलर्जिक इन्फेक्शन होते हैं, जैसे क्या होता है जैसे भी धूप में जाते हैं उन्हें छींक आने लगती है, डस्ट पार्टिकुलर। तो इस तरीके से आने वाले को कहते हैं कि आगंतुक कारण, यानी जब हम नाक में बत्ती बना करके कुल मिलाकर ये कि जब हम बाहरी कारणों से ऐसे कर रहे हैं तो वो हो गया आपका आगंतुक छौथु। यहीं पे जब संघटक मर्म में दूषित हुआ किससे, वायु के मिथ्या आहार विहार ले रहे हैं हम, उसकी वजह से हमारे अंदर धीरे धीरे दूषित होकर जब वो छींक के रूप में निकल रहा है बाहर, तो ये आपका दोषजन हो गया। लेकिन जब हम बाहरी कारण ही ले रहे हैं छींकने का, सौंठ ले लिया, पिपली ले जिनके तम्बाकू ले, इसकी वजह से छींकते हैं, या कटु पदार्थ सूंघ लिया उनकी वजह से, सूर्य के अधिक देर तक हमने देख लिया एक तक, तो हमें छींक आने लगती ताप से, तो ये आगंतुक छौथु हुआ। जो दोषजन छौथु हमारे अंदर ही था, हमने आहार विहार करके इकट्ठा कर करके उसको दोष को बढ़ाया था,
तब हमें आया, और आगंतुक हमने बाहर से ऐसे द्रव्य लिए सूंघे जिसकी वजह से हमें छींक आई, तो आगंतुक छवथु हो गया। इस तरीके से जो हमारे ये छवथु हैं इनमें हमने आगंतुक छवथु खत्म किया। अब हमारा आता है भ्रांशथु। भ्रांशथु जो होता है, देखो अब तक समझ तो गए होगे जितनी बस कोरिलेशन है और आज में इसमें आंसर है। मैं सिर्फ आपको छोटे अपने शब्दों में उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप उसको पढ़ोगे, बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। मैंने सिर्फ कोरिलेशन आपको समझाने की कोशिश की है। सिर और नासा में तो भ्रांशथु पे आओगे तो सिर और नासा जो होता है उसमें पहले से क्या गाढ़ा द्रव्य संचित हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। वो जो कफ है वो भी देखो यहाँ एक शब्द यूज़ किया गया कि नमकीन, लवण कफस्तु। लवण कफस्तु जो है, आपने लवण कफस्तु वर्ड देखा है यहाँ पे, तो लवण कफस्तु में यही है कि लवण कफस्तु में यही है कि आपका नासा में नमकीन जो कफ पित्त होती है उसको लेकर के जब सूर्य का ताप बहुत होता है द्रवित होकर नासा मार्ग से निकलता है। भ्रंशतु है धीरे धीरे नाक से जो हमारे सिर और नाक में संचित है पहले से कफ पित्त, वो धीरे धीरे सूर्य के ताप से हमें बाहर निकलना होता है, नाक बहती है जैसे कहते हैं, तो भ्रांशतु हो गया। अब भ्रांशतु शब्द के बाद दीप्त है, तो छवथु, भ्रांशतु और दीप्त ये तीनों बहुत ही आसान है जो नॉर्मल डेली लाइफ में होते रहते हैं। दीप्त में क्या है, जाहिर सी बात है नासिका में जो हमेशा एक दाह होता है, ऐसा लगता है नाक जल रही है, बहुत गर्म सी लग रही है, या फिर मतलब उसमें एक जलन सी उत्पन्न हो, तो इस समय जो हम कहते हैं एक धुएं जैसा ऐसा महसूस होता है जैसे भाप सा निकल रहा है, गर्म भाप। तो अब यहाँ पे आपको दीप्त नासा रोग की होने का बताया जाता है कि ये दीप्त नासा रोग है, तो यहाँ पे दीप्त का वर्णन कर सकते हैं, दीप की संज्ञा दी जाती है यहाँ पे। जब हमें क्या कहते हैं नाक जलती हुई प्रतीत हो, जलने का मतलब नहीं आग लग गई ना, यहाँ का मतलब है कि एक जलन सी दाह सा उत्पन्न होता है, ताप सा लगे तो दीप्त हो गया। दीप्त बहुत सिंपल है। देखो शेष अभी 3-4 और बचे हैं, तो भी कंटिन्यू मैं इसे करूँगी। मैंने सोचा था 2 स्लाइड में ख़त्म करूँ, पर मैं इसे 1 स्लाइड में ही ख़त्म कर रही हूँ जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी ये टॉपिक क्लियर के मिल जाए, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना चैनल को। अब आपके सिर्फ 3 जो बचते हैं, तो प्रति जो अना है, ठीक है, तो नासा प्रतिनाह जो हम देखते हैं तो इसको प्रतिनाह शब्द से कहा गया, यानी नासा का अना। अना यानी यहाँ पे उदान शब्द। देखो जब उदान वायु जो होती है वो कफ से आवृत हो जाती है और अपना मार्ग भटक जाए, डेविएट हो जा रही है। विगुण मतलब जब उदान वायु जो है वो कफ से आवृत हो जाए और वो अपना मार्ग भूल करके नासा के मार्ग को अवरोध करने लगे, तो यहाँ पे जो नाक है एकदम चिपक सी जाती है, जैसे कहते हैं नाक सूख गई, आपस में चिपक गई, आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे नासा में अना यानी एक तरह का अना शब्द में आप ये समझ सकते हो कि सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होने लगती है, परेशानी होने लगे, अना उत्पन्न होने लगे, तकलीफ हो जानी, तो इसे कहेंगे नासा प्रतिनाह, ठीक है। आगे चलोगे तो नासा परिशाव। परिशाव का मतलब ही है कि नाक से लगातार कोई चीज़ बह रही है, ठीक है। तो बहने का मतलब ये नहीं कि पानी एक पतला द्रव्य, यानी जो हमारे जैसे होते हैं कि नाक बहती है तो किसी को सांद्र होती है, वो गाढ़ा एक द्रव निकलता है म्यूकस का, लेकिन इसमें कहते हैं पतला पानी जैसे जो बह रहा है सामान, और उसमें से वो रात के टाइम और बढ़ जाए, ठीक है, रात्रि के समय ये और बढ़ जाए, तो इसे जो कहेंगे हम क्या कहेंगे, नासा परिशाव। इसमें कहते हैं कि पहले से श्राव भरा हुआ है लेकिन रात्रि के समय इसमें ये लक्षण होते हैं कि रात्रि के समय ज़्यादा, पेशेंट बोले कि रात के टाइम बहुत ज़्यादा नाक बहने लगती है, जैसे शाम होती है या रात आती है, तो ये आपका नासा परिशाव होता है। इसमें जो नासा में एकत्र रहता है वो यहाँ पे बह रहा, तो ये नासा परिशाव रोग है। लास्ट है नासाशोष। तो नासाशोष में यही होता है कि वात जो रुक्ष वायु होती है और प्रकोपित पित्त होती है, तो दोनों वात और पित्त प्रकोपित होके वात की रुक्षता और पित्त की उष्णता, तो इनसे नासा प्रदेश में जो कफ होती है वो सूख जाती है। तो वात पित्त के कारण जब कफ सूख जाती है तो यहाँ पे ऊर्ध्व और आर्ध्व सांस में लेने में बहुत दिक्कत होती है और रोग को इसे नासा परिशोष कहते हैं, यानी नाक सूख गई तो सांस लेने में दिक्कत होती है। यही रोग है नासा में सबसे ज़्यादा होते हैं, नाक का सूख जाना, नाक से पानी बहना, नाक से पस आ जाना, बदबू आना, यही सब जो होते हैं ये नासा रोग हैं। लास्ट में 4 नासा अर्श, 4 नासा शोप और 7 अर्बुद और 5 प्रतिशाय का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे हम इनको आगे चल के बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके क्योंकि पूछे जाते हैं इस तरह से करेंगे। रक्तपित्त बहुत पूछा गया है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे हम ये बता देते हैं कि
वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण और सन्निपातज, इन 4 के कारण 4 प्रकार के हो जाते हैं। अर्बुद को जब हम लेते हैं तो शालक्य के जब हम देखते हैं तो शालक्य में ये विचार किया कि निदान की वजह से, निदान को देखें तो 6 अर्बुद होते हैं और उन निदानों के कारण 6 अर्बुद और 7वां सन्निपातज अर्बुद, इस तरह मिला के 7 अर्बुद होते हैं। तो ये आगे एक सेपरेट आपका एक्सप्लेनेशन होगा। तो इस तरीके से ये जो स्लाइड है आपकी कंप्लीट होती है। तो थैंक यू, आप इतने बने रहे इसके लिए। इसमें आपको जो कन्फ्यूज़न होगी प्लीज़ कहना, तो मैं ज़रूर आगे अगर आपको कोई एक भी वीडियो ला दूँगी। ये एज अ आंसर के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो बहुत आराम से आप देखिएगा, जो आपको ना समझ में रीड करिएगा, पढ़िएगा। और अंबिकादास शास्त्री को आप प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे संहिता का ये पॉइंट अध्याय 22 में ख़त्म हो रहा है। वहाँ पे इन सभी पॉइंटों को आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे मेरी आशा रोग की वीडियो एज अ चिकित्सा आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड शेयर अगेन। थैंक यू।